नमस्कार। हम लोग बिहार की ताज़ा राजनीति पर चर्चा कर लेंगे आज। सार्थक समय का यह कार्यक्रम अगर आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है तो एक आग्रह होता है मेरा कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ये एक सामान्य आग्रह है, वैसे आपके मन पर है। हम बिहार पर चर्चा करेंगे और बिहार की ताज़ा राजनीति पर चर्चा करेंगे और ख़ास करके जो घमासान मचा है लोक जनशक्ति पार्टी में, उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम जोड़ के देखेंगे कि देश में दलित राजनीति की स्थिति क्या है। देश में दलित राजनीति का उभार अगर हम माने तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने जब बसपा की नींव डाली और बाद में मायावती ने बसपा को संभाला तो दोनों ही स्थितियों में दलितों के मन में एक भाव जागा था कि दलित राजनीति इस देश में एक धारा बन सकती है। हालांकि दलितों को लेके, दलित साहित्य से लेके, जिस साहित्य को हम ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं कि जिस साहित्य को पढ़ने से ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति होती है, उसमें भी दलित साहित्य बन गया। दलितों पर बहुत सारे काम हुए, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जितना काम कांशीराम और उनके बाद मायावती ने किया, बल्कि सच में कहें तो ये दलित नेता थे, दलितों के नेता नहीं थे। दलित नेता होकर इन लोगों ने दलितों का जो दुख दर्द समझा, दलितों के लिए जो काम किया, इसलिए दलितों में इनकी जगह बनी। बाद में रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, ऐसे कई लोग आए हैं सत्ता में, राजनीति में, जिन्हें ये भ्रम हो गया कि हम दलित की राजनीति कर सकते हैं, हम दलित राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दलित राजनीति करते भले हैं, ये दलित नेता नहीं हैं, ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आप लोजपा को ही ले लीजिए। लोजपा में या तो परिवारवाद चला, मायावती और कांशीराम में परिवारवाद नहीं चला। लेकिन लोजपा में रामविलास पासवान के भाई, बेटे, भतीजे, यही 4 लोग तो पहले थे, 4 लोग अब भी हैं। अगर आप देख लें जो आज विवाद खड़ा हुआ है, पशुपतिनाथ पारस, प्रिंस पासवान, चिराग पासवान, ये 3 लोग तो अभी हैं। रामचंद्र पासवान का निधन हो गया था, जिनकी वो जगह पर प्रिंस पासवान आए थे, प्रिंस राज आए थे। बहरहाल जो बिहार की दलित राजनीति, जिस पर मांझी जी भी बिदकते थे, मांझी जी या रामविलास पासवान जी, हालांकि उस समय जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वो बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे, बाद में निधन भी हो गया उसी दौरान। तो उसके बाद चिराग पासवान को ये लगा कि ये दलितों के नेता बनके दलितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने सीटों की बार्गेनिंग भी शुरू की थी। सीटों की बार्गेनिंग की बात नहीं बनी तो वो एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और ख़ास करके जेडीयू के खिलाफ बीजेपी के प्रति एक सहानुभूति थी उनके मन में। और जिस तरह से बीजेपी ने चुप्पी साध ली थी, उससे ये माना जा रहा था कि बीजेपी के सिखावे पर, बीजेपी के चढ़ावे पर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं। नतीजा 43 सीटों पर जेडीयू सिमट कर रह गया। नुकसान तो हुआ जेडीयू का, लेकिन बीजेपी को भी कई सीटों पर नुकसान हुआ, और आखिरकार एक खटास की नींव पड़ गई बीजेपी और जेडीयू के बीच। वैसे सरकार बन गई, और इस सरकार के लिए बीजेपी को बड़ा समर्पण करना पड़ा। सर्वाधिक सीटें होने के बाद भी 43 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कहा गया था, अमित शाह ने कहा था कि, या जेपी नड्डा ने कहा था कि हमारी सीटें अगर ज़्यादा भी होती हैं और जेडीयू की कम भी होती हैं तो हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। वैसे सभी जानते हैं कि राजनीति में कथनी और करनी का कोई अर्थ नहीं है, संबंधों का कोई अर्थ नहीं है, सिद्धांतों का अब कोई मायने नहीं रह गया है। तो इन सारी चीज़ों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उसने उतारे,
एक उम्मीदवार जीता, वो भी उम्मीदवार चला गया जेडीयू के पाले में, यानी शून्य पर आके सिमट गई विधानसभा के चुनाव में जेडीयू, ये एलजेपी। वहीं से यह खेल शुरू हुआ कि एलजेपी के जो नेता थे, जो ये मान के चलते थे कि अगर हम जेडीयू के साथ रहते, अगर हम एनडीए के साथ रहते, कम सीटों पर ही रहते, तो बार्गेनिंग की स्थिति बनती, हमारे एमएलसी भी हो सकते थे, हम एक आध एमएलए भी अपने रख सकते थे, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला और इसके लिए सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेवारी मानी गई कि वो चिराग पासवान की वजह से हुआ। यही खुन्नस मौके का इंतज़ार चिराग पासवान को बेदखल कर दिया उनके ही चाचा ने, और बाकी सारे जो उनके 6 एमपी थे चिराग पासवान को लेके, उसमें से 5 एमपी को उन्होंने अपने पाले में करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई और अफरा तफरी में लोकसभा अध्यक्ष को से मिलके उन्होंने एक अलग गुट का आवेदन भी दे दिया, उन्होंने एक स्वीकृति भी दे दी, और यहाँ तक कि अब अध्यक्ष पद के लिए भी उन्होंने दावा कर दिया। चुनाव भी हो गया अनएनिमसली, यानी निर्विरोध वो जीत भी गए, और अब ये लड़ाई चुनाव आयोग के पास गई है। चुनाव आयोग के पास जाने की एक वजह है क्योंकि जब सारी चीज़ें साफ साफ हो रही हैं कि 5 एमपी अगर पशुपतिनाथ पारस के साथ थे तो जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक 1 एमपी को छोड़ के 5 अगर एक तरफ हैं तो अलग गुट की मान्यता लोकसभा स्पीकर ने दे दी। लेकिन चिराग पासवान बार बार एक बात कहते हैं कि पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है कि पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो तभी बदला जाएगा जब या तो वो छोड़ दे या उसका निधन हो जाए। वो ऐसा दावा करते हैं। संविधान न मैंने पढ़ा है न बाकी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चुनाव आयोग के पास संविधान होगा। चुनाव आयोग के पास अब दोनों अपने अपने मामले लेके पहुंचे हुए हैं। चुनाव आयोग ये तय करेगा। हालांकि चुनाव आयोग के पास अब ये तर्क दिया है चिराग पासवान ने कि संविधान के मुताबिक 5 साल तक के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। इस 5 साल में अध्यक्ष का बदलाव नहीं होता है। 2019 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, यानी 2024 तक उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यानी चिराग पासवान के स्टेटमेंट में जो 2 बदलाव दिख रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है, जो मीडिया से कहा। उन्होंने आयोग के पास क्या लिख के दिया है, आयोग के पास संविधान उनका कैसा है, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके ही बयान को अगर आधार माने तो पहले उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है कि अध्यक्ष तभी हटेगा जब उसका निधन हो या वो छोड़ दे। अब जो चुनाव आयोग के पास गए हैं तो चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि चुनाव हमारे जो पार्टी का संविधान है उसमें इस बात का प्रावधान है कि अध्यक्ष 5 साल के लिए ही चुना जाता है और 5 साल के पहले उसे नहीं हटाया जा सकता। 2019 में उनका चुनाव है, यानी 2024 तक उनका हक बनता है। इस बीच में अगर कोई अध्यक्ष चुना जाता है, बनता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी चुनाव आयोग क्या फैसला देगा, इसके पहले ये अनुमान लगा लीजिए कि चिराग पासवान की ये 2 अलग अलग जो बयान आए, इससे ये लगता है कि वाकई में उनके पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि ताजिंदगी कोई पार्टी का अध्यक्ष बना रहे। अब दूसरी बात कि जिस तरह से बसपा उत्तर प्रदेश में बसपा के विधायक भाग रहे हैं, चुनाव के दौरान भागदौड़ तो मचती है, ये सब लोग जानते हैं, हर सूबे में होती है। इस दल का आदमी उसमें जाता है, उस दल का आदमी उसमें जाता है, इतने नाराज़ होते हैं, कुछ को ये अंदेशा होता है टिकट नहीं मिलेगा, तो ये लोग भागते रहते हैं। तो बसपा के विधायक भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इधर चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, एनडीए में शामिल होने के लिए बेताब है। हालांकि अभी हुआ नहीं है, औपचारिकता उसकी पूरी नहीं हुई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो शामिल होंगे। तो इस तरह से क्या देश से दलित राजनीति का सफाया हो जाएगा?
ये एक बड़ा चिंता का कारण है। चिंता का कारण इसलिए हम कहते हैं कि दलित का एक बड़ा तबका है और आज की तारीख में भी यह मान के चलना चाहिए कि दलितों को वह अधिकार समाज ने नहीं दिया है जिसके वे हकदार हैं। अभी तमिलनाडु में तमिलनाडु कह रहे हैं वो दक्षिण के राज्य में, वहाँ एक व्यवस्था हुई कि गैर ब्राह्मण भी पुजारी बन सकता है, इस पर विवाद है। यानी पूजा पाठ से लेके और चलने फिरने उठने बैठने आचार व्यवहार इन तमाम चीज़ों में दलितों और सवर्णों के बीच का जो एक अंतर है, जो एक फ़र्क है, उस फ़र्क को मिटाने के लिए हम 21वीं सदी में आ गए। वो फ़र्क बना हुआ है, इसलिए देश में दलित राजनीति का होना ज़रूरी है। दलित साहित्य का भी होना ज़रूरी है, दलित विचारधारा का भी होना ज़रूरी है और दलितों को उचित, दरअसल ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद इसलिए है कि दलितों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन जब दलित राजनीति ही खत्म हो जाएगी, अब एक चंद्रशेखर से उम्मीद बची है, एक भीमसेना से उम्मीद बची है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार या उस तरह से नहीं है जिस तरह से कांसी राम ने मायावती और बसपा को खड़ा किया था, जिस तरह से रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा किया था। उस तरह का प्रचार प्रसार दूसरे दलों का नहीं है और उतना जमा हुआ दल भी कोई नहीं है। आने वाला समय क्या होगा, लेकिन चिंता जरूर है कि देश से दलित राजनीति का सफाया हो जाएगा, इसकी गारंटी पूरी तरह दिख रही है। बाकी क्या होगा समय बताएगा। आज के संक्षिप्त बातचीत में हम लोग इतना ही करेंगे। नमस्कार।